Hello, everybody. Hope you're doing great. So I expect that your preparation is going well for March examination as well as May June examination 2024. So I wish all of you best of luck. और आज की जो वीडियो है इसमें I'll focus on one question of paper 4 A2 economics. So let's have a look on the question paper and then I'll guide you and will provide you one complete answer for that question as well. अच्छा देखिए, आपको ज़हन में रखना होगा कि आपके पास लाइक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव ओनली लाइक 120 मिनट्स and you have to attempt 3 questions, right? So you have 2 hours or 120 minutes and you have to attempt your paper and you have to solve 3 questions. One is section A. Section A में आपको case study given होती है, 20 mark का question होता है and this is compulsory question and you have to solve that question. उसमें कोई चॉइस नहीं होती। और इसी तरह से आपके पास सेक्शन बी होगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे 20 मार्क्स का, स्ट्रेट अवे 20 मार्क का क्वेश्चन होगा। एएस में जैसे आपके पास 2 ऑप्शंस होती थी, लाइक 2 चॉइसेस होती थी, लाइक पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट्स होते थे रादर, एंड यू हैड टू अटेम्प्ट बोथ द पार्ट्स। पार्ट ए वाज 8 मार्क क्वेश्चन एंड पार्ट बी वाज अ 12 मार्क क्वेश्चन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, A2 में you have to attempt straight away 20 mark question. Got it? अच्छा जी, so let's have a look on the question और मैं थोड़ा गाइड भी करूंगा आपको कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। So टाइम की जो डिवीजन है, स्ट्रेट अवे आपको 40 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलते हैं। लाइक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए भी 40 मिनट्स हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 40 मिनट्स हैं, सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 40 मिनट्स हैं। सेक्शन बी माइक्रो में से होता है, सेक्शन सी मैक्रो में से होता है और सेक्शन ए माइक्रो मैक्रो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। टोटली माइक्रो पे बेस्ड भी हो सकता है, मैक्रो पे बेस्ड भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन पेपर। अच्छा जी, आपके पास ये लाइक क्वेश्चन पेपर है जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस क्वेश्चन पेपर इज फ्रॉम लाइक स्पेसिमेन पेपर जून 2023। आप देख सकते हैं इसके टाइटल से, दिस इज स्पेसिमेन पेपर जून 2023 एग्जाम सीरीज। सेक्शन ए जो है आपको जस्ट शो करने का मकसद है एग्जाम का पैटर्न आपको समझ आ जाए। आपके पास सेक्शन ए जो है इसमें केस स्टडी गिवन होती है। यू कैन सी द डाटा, आपको इस तरह से कुछ एग्जामिनर डाटा दे देता है एंड दिस इज रियल वर्ल्ड लाइक सिनेरियो। आपको इसको रीड करना होता है और इसमें देखना होता है कि क्या स्टोरी है जो एग्जामिनर ने यहाँ पे लाइक एक्सप्लेन की हुई है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये 4 पार्ट्स होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनको सॉल्व करना होता है। सो यू हैव पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। और पार्ट ए 4 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। और देन इसी तरह से आपको सेक्शन बी और सी, ये कंपलसरी पार्ट होता है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस यहाँ से स्टार्ट होती है सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में। 2 क्वेश्चंस दिए होंगे सेक्शन बी में से, एक चूज करना होगा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, एंड दिस पार्ट इज प्योरली फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सेक्शन सी जो है दैट इज प्योरली फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से आपको कोई एक क्वेश्चन चूज करना होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट अवे 20 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 8 और 12 वाली चॉइस खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। ये जो आप बुक देख रहे हैं कमर बलोच A2 इकोनॉमिक्स टॉपिकल पेपर 4, रादर अब पेपर 3 एंड 4 की कलेक्टिव एक ही बुक आ गई। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दिस बुक। यू कैन गेट इट, like I'll provide you the link in the description as well. Otherwise, you may contact me on the given WhatsApp number. My WhatsApp number is +92 333 और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, फेस टू फेस भी। इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं यू कैन ज्वाइन फेस टू फेस क्लासेस एज वेल। अप्रैल का जो मंथ है वो प्योरली पास्ट पेपर सेशन का होता है। उस टाइम पे अगर आपको पास्ट पेपर्स करने हो तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेस टू फेस अगर आप सकते हैं तो आप F8 में आ सकते हैं, वहाँ पे हमारी अकेडमी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें किसी और सिटी से, इवन आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं, तब भी आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, so now like moving to the question, ये question आप you can stop the screen and read these questions carefully, or and then you can look into the description that I'm explaining you. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अभी आज की क्लास में डिस्कस करूंगा and I'll provide you with the answer as well.
तो आप वीडियो को स्टॉप करें और ये क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और समझें, ट्राई करें कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, so with the help of a diagram, assess the view that government intervention can be used uh, successfully to correct market failure caused by positive externalities. अब जेन में रखें आपकी जो लाइक रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है वो क्या होगी, लाइक हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स और 100% मार्क्स। मैं आपको एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर भी शो करता हूँ अभी, जो लाइक 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स के लिए मोर देन एनफ होता है। तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ, उससे भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखिए आपके पास 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2, लाइक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 को कलेक्टिवली एग्जामिनर मार्क करता है, इसके लिए 14 मार्क्स रिजर्व्ड होते हैं। देन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 आपके पास आ जाते हैं, इसके लिए 6 मार्क्स होते हैं। अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और 2 क्या है, इसका एएस से आप लोग सीखते आ रहे हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 का मतलब होता है एनालिसिस, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 का मतलब होता है इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और 2 को कलेक्टिवली आउट ऑफ 20 वो 14 मार्क्स अवार्ड करते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के लिए 6 मार्क्स करते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 बेसिकली इवैल्यूएशन होती है। सो नॉलेज से क्या मुराद है, नॉलेज से मुराद है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो बेसिक टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। सो इसमें बेसिक टॉपिक क्या है, बेसिक टॉपिक आपके पास है मार्केट फेलियर का, और बेसिक टॉपिक आपके पास दूसरा क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का, और तीसरी क्या चीज़ है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। ये सारे नॉलेज के पार्ट्स में आएंगे। फिर आप जब इनको कनेक्ट कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती है, वो एनालिसिस का पार्ट आ जाएगा। और फिर जब आप उसके अगेंस्ट लिखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा इफेक्टिव नहीं होती, इनइफेक्टिव भी हो जाती हैं, क्यों होती हैं, उनको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपका इवेल्युएशन का पार्ट आ जाएगा। जेन में रखें, इवेल्युएशन का जो आखिरी पैराग्राफ होता है उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। सिर्फ कंक्लूजन, A2 में कंक्लूजन खाली इवैल्यूएशन नहीं कहलाता। एस में जैसे सिर्फ कंक्लूजन को ही हम इवैल्यूएशन का नाम देते थे, यहाँ पे थोड़ी इवैल्यूएशन एक्सटेंडेड होती है। ओनली लाइक कंक्लूजन इज नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, रादर यू हैव टू गिव लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर किसी किस्म की लिमिटेशंस हैं, अजम्पशंस हैं, उनको देना इवैल्यूएशन का पार्ट कहलाता है। और फिर इवैल्यूएशन ऑलवेज एंड्स with a comprehensive conclusion definitely। आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट फेलियर को डिफाइन कर सकते हैं। सो डिफाइन व्हाट मार्केट फेलियर इज, और मार्केट फेलियर और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, इनको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को डिफाइन करें, और फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि मार्केट फेलियर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की एग्जिस्टेंस की वजह से किस तरह कॉज होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स की वजह से होती हैं। व्हेन मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड, देन मार्केट डेफिनेटली फेल्स। और ये लाइक मार्केट फेलियर की कॉजेज में हमारे पास एक मोनोपोली प्रैक्टिस भी होता है, और दूसरा आप लाइक मार्जिनल सोशल कॉस्ट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट का ग्राफ भी बना सकते हैं। सिंपल से ग्राफ बना लें, मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ गए, मार्जिनल सोशल कॉस्ट आ गई। अब ये ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ऑप्टिमम पॉइंट पे आपके पास प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन है जहाँ पे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दोनों इक्वल हैं। लाइक कॉस्ट और बेनिफिट्स इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो अंडर प्रोड्यूस्ड होता है। अंडर प्रोड्यूस्ड होने की वजह से ये जो ट्राइंगुलर एरिया, ये डेड वेट लॉस को कॉज करता है। ठीक है, सो ये सिंपल सा ग्राफ आप बना सकते हैं। साथ में दूसरा ग्राफ आपके पास मोनोपोली का होता है, मोनोपोली वाला ग्राफ भी आप बना सकते हैं, यानी दोनों भी बना सकते हैं। ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व है, और दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। आप मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है। मोनोपोली फर्म इतना प्रोडक्शन करेगी और इतनी प्राइस चार्ज करती है। ठीक है, और लेकिन जो हमारे पास सक्सेसफुल पॉइंट होता है मार्केट का, या जहाँ पे मार्केट फेलियर नहीं होगा, ऑप्टिमम पॉइंट कहलाएगा, वो ये होता है जहाँ MCAR को कट कर दे। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए। ऑप्टिमम प्रोडक्शन अगर इतनी होनी चाहिए और मोनोपोली फर्म्स Q1 पे प्रोडक्शन करें, तो ये जो ट्राइंगुलर एरिया है, ये वाला ट्राइंगुलर एरिया, ये डेड वेट लॉस को शो करेगा। अब ये ट्राइंगुलर एरिया बेसिकली यही वाला ट्राइंगुलर एरिया जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, जो ऑप्टिमम पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्राइंगुलर एरिया बिल्ड हुआ है, इसको डेड वेट लॉस भी कहते हैं, और इसको लॉस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी कहते हैं, और ये डेड वेट लॉस भी कहलाता है। ओके, सो ये आपके पास बेसिक नॉलेज आ गया, मार्केट फेलियर है क्या चीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जब एग्जिस्ट करती हैं तो वो अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स होते हैं,
और उनको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका नॉलेज पार्ट आ जाएगा। नॉलेज पार्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी आप लेके आएंगे, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भी नॉलेज होगा, लेकिन उनको जब बताएंगे कि वो पॉलिसीज कैसे इस मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती हैं, दैट वुड बी एनालिसिस। कैसे आप बताएंगे कि गवर्नमेंट के पास पॉलिसी एक होती है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर दे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर इफेक्टिवली ज़्यादा क्वांटिटी मेरिट गुड्स की बना सके, और एज अ रिजल्ट ये जो अंडर प्रोडक्शन का मसला है ये हल हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट फिर हमारा ऑप्टिमम पॉइंट पे चला जाएगा। ये सब्सिडी का बताएंगे, आप इसको एनालिसिस कहते हैं। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं जिसमें आप शो कर सकते हैं कि सप्लाई सब्सिडी मिलने की वजह से सप्लाई पर राइट को शिफ्ट हो जाते हैं, ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा मेरिट गुड्स का, अंडर प्रोडक्शन का मसला सॉल्व हो जाएगा, मार्केट फेलियर चांस से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट के पास? एक और पॉलिसी भी आपको एक्सप्लेन करना होगी, जिसमें लाइक सपोज करें हम डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन का नाम दे देते हैं। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन, डीपीपी में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन होता है कि गवर्नमेंट खुद बनाती है और लोगों को प्रोवाइड करती है जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है। ये नहीं, अभी मेरिट गुड्स की बात हो रही है तो मेरिट गुड्स गवर्नमेंट खुद बनाएगी। मेरिट गुड्स होती क्या है? जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, प्लांटेशन है, ये वैक्सीनेशन है, ये चीज़ें बेसिकली मेरिट गुड्स में आती हैं। सो डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट खुद ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है और लोगों को प्रोवाइड करती है। तो उससे भी ज़ाहिर है, जो अंडर प्रोडक्शन का जो इश्यू है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कम होने की वजह, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के लॉस होने की वजह से वो भी फिर से सॉल्व हो जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हम ऑप्टिमम पॉइंट की तरफ मूव कर देंगे, अंडर प्रोडक्शन का मसला सॉल्व हो सकता है। जी, ये आपके पास आ गई दो पॉलिसीज, और सेफ साइड पे रहने के लिए एक और पॉलिसी भी आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज वेल एक्सप्लेन अगर दो पॉलिसीज हैं तो वो भी सफिशिएंट होंगे। नाउ यू हैव टू बेसिकली इवेल्युएट दीज पॉलिसीज कि ये पॉलिसीज इनइफेक्टिव क्यों हो जाएंगी। जैसे सब्सिडी है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो क्या प्राइवेट सेक्टर हमेशा उसका इफेक्टिव यूज करता है? तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर मिस यूज भी करता है बहुत दफा, सब्सिडी का मिस यूज करता है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लोग यूज कर लेते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। जब फर्म्स को सब्सिडी मिल रही होती है तो वो समझते हैं कि एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है, वो रिसोर्सेज का मिस यूज करते हैं और इनएफिशिएंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से सब्सिडी फिर इस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से क्रिएट होने वाले मार्केट फेलियर को करेक्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि आउटपुट उस तरह से नहीं बढ़ेगा जिस तरह से गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही थी। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन जो है उसके भी अपने इश्यूज हैं। लाइक जब गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली अगर सेटअप करती है, लेट्स से कि फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना इतना कोई आसान काम थोड़ी है, या अपने हॉस्पिटल्स बनाना आसान काम थोड़ी है। गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अच्छी खासी स्पेंडिंग गवर्नमेंट चाहिए होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चाहिए होती है, उससे बजट भी गवर्नमेंट का डेफिसिट में जा सकता है। सो ऐसा जब होगा तो गवर्नमेंट के लिए अपना वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का बजट भी डेफिसिट में जा सकता है। तो ये मसले क्रिएट हो जाते हैं जब डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट मेरिट गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। ये लिखने के बाद फिर आप इसको लाइक फाइनली कंक्लूड कर देंगे, सम अप कर देंगे जो आपका इवैल्यूएशन का पार्ट है, कि क्या पब्लिक ये जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होती हैं मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए? तो आप इसके लिए बता सकते हैं कि इन कंक्लूजन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आर वेरी गुड पॉलिसीज टू अचीव the basically achieve the objective mentioned here, that is correction of market failure. लेकिन these policies are not always uh, like effective and efficient and successful in achieving the certain objective, because they have policy reversals as well. इस तरह से आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, और अभी मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर शो कर देता हूँ, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप फिर इस आंसर को पूरा पढ़ भी सकते हैं। सो जस्ट लेट मी शो यू द आंसर। यहाँ से सेक्शन बी का आंसर स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये वही क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे करता जाता हूँ पेज को, आप इसको पढ़ लें, स्टॉप कर लें वीडियो को, फिर पढ़ लें, और स्क्रीनशॉट लेनी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर इसको तसल्ली से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगेन ये जो बुक है, ये वाली बुक जो है, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट दिस बुक। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी। बहुत दफ़ा बच्चों के पास नॉलेज होता है, सारे कुछ होता है, लेकिन वहाँ एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि उनके पास कोई सैम्पल आंसर्स नहीं होते जिनसे उनको गाइडलाइन मिल जाए। बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो उनको पता होती है, एग्जाम के बाद जब पता चलता है कि यार ये बात भी यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, तो फिर उनको काफ़ी अफसोस होता है। सो बिफोर दैट अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको इस तरह की डेफिशिएंसीज आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और अगेन आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, या फिर आप फेस टू फेस भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली जो पास्ट पेपर सेशन है
वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। उस पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और इसी तरह से एक ग्रैंड क्लास होती है एट द एंड ऑफ द सेशन। एग्जाम से पहले आपकी एक 6 आवर्स की क्लास, जनरली मैं 9 आवर्स की भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन जनरली 6 आवर्स की क्लास होती है। उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट रिवीजन होती है उसके दौरान, और फिर जो इम्पोर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशंस भी मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है बेटा, सो आज की वीडियो के लिए मैं इसको यहीं पे फुल स्टॉप दूंगा। और ये आपने कंप्लीट एक आंसर भी देख लिया, सैम्पल आंसर, जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। तो बहुत सारे बच्चों को होता है क्या 20 मार्क्स आ जाते हैं 20 में से? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल आते हैं। लेकिन जनरली बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके जा रहे होते हैं। उसकी मेन वजह ये नहीं होती कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। उसकी मेन वजह ये, या उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती, या उनको प्रॉपरली किसी ने गाइड नहीं किया होता कि आंसर लिखने के लिए ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3, इनको कैसे आपने कैटर करना है। बच्चे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देंगे, लंबा आंसर लिखते जाएंगे, लेकिन बाकी के बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो जब आपको पता है कि इनके भी लाइक 12-13 मार्क्स तो कम अज़ कम इन दो पार्ट्स के, अगर आप टोटली ये मिस कर देंगे तो आपके फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जितना मर्जी अच्छा हो, एग्जामिनर आपको 6, 7, मैक्सिमम 8 तक मार्क्स दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 हर क्वेश्चन के लिए आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, सो इसी तरह से आई ट्राई कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करूं, और उसका आपको सोल्यूशन भी इस तरह से प्रोवाइड करता रहूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।